हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आपने एक फिल्म का डायलॉग सुना होगा कि चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। आजकल चीता बहुत ही चर्चा में है, इसलिए इस डायलॉग का मैंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि आज की हमारी खबर भी इसी चीते की चर्चा पर आधारित है। और चूंकि चीते की खासियत भी यही है कि चीता दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला या भागने वाला जानवर है, तो उसी प्रकार इसकी शुरुआत भी हो। तो चीता हालांकि बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज भागता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह पिछले 70 सालों से भारत में इसलिए नहीं था कि वह बहुत तेज दौड़ रहा था, भाग रहा था और भारत से कहीं दूर जा चुका था। मानवीय कारण थे, और मानवीय कारण ये थे कि भारत में कुछ मानवीय हस्तक्षेप की वजह से या तो चीतों का शिकार हुआ या तो उन्हें उपयुक्त आवास नहीं मिला। इस वजह से वह भारत में नहीं मिल रहे थे, विलुप्त हो चुके थे, उन्हें दोबारा से लाया गया है। इसी खबर पर ही आज की हमारी चर्चा है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है प्रमुख बातें। सबसे पहले देख लेते हैं हमारी आज की खबर को। खबर है, यह फर्स्ट पोस्ट में आई है कि भारत में जो चीते अभी लाए जा रहे हैं वह देश के एक राष्ट्रीय उद्यान में लाए जा रहे हैं, जिसका नाम है कूनो नेशनल पार्क। यहीं पर ये चीते रहेंगे। तो देखते हैं कौन से प्रमुख पॉइंट है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। पहले तो हम जानेंगे कि चीता प्रोजेक्ट क्या है। चीता प्रोजेक्ट के बाद देखेंगे कि भारत में चीतों का नया घर यानी जो आवास है उनका किस प्रकार से तय किया गया है और किस जगह को तय किया गया है, तो क्यों किया गया है और वह कौन सा है। फिलहाल के लिए आपको बता दूं वह कूनो नेशनल पार्क है। इसके बारे में हम जानेंगे एक नजर में कि आखिर यह कूनो नेशनल पार्क क्या है और क्यों इसे ही चुना गया है। उसके बाद हम देखेंगे भारत तथा विश्व में चीतों की स्थिति क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि चीते से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। साथ ही हम देखेंगे कि विलुप्त होने के आखिर क्या कारण थे, आखिर क्या वो प्रमुख वजहें थी जिन वजह से न सिर्फ भारत में, दुनिया में भी इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। उसके बाद चीतों के आने के बाद अब क्या रहेगी चुनौती। चीते तो आ गए हैं भारत में, लेकिन अब चुनौतियां क्या क्या हैं उनको बचाने के लिए वो भी देखना जरूरी होगा। और अंत में हम देखेंगे कि आगे की राह क्या होनी चाहिए चीतों को लेकर के, और अंत में एक इनसे जुड़ा हुआ अभ्यास प्रश्न भी हम देखेंगे। तो देखिए क्या है चीता प्रोजेक्ट। चीता प्रोजेक्ट है कि भारत में चीतों को वापस से ला करके बसाया जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है और क्यों होती है पहले हम वो जान लेते हैं। वर्ष 1947 में आखिरी बार चीते को देखा गया। आखिरी बार कहां देखा गया? छत्तीसगढ़ राज्य में देखा गया। इसी के बाद 1952 में इसे भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया। तो अब 1952 से होते हुए अभी 2022 में हम आते हैं, तो 70 वर्ष पूरे हो गए। तब से भारत में यह विलुप्त माना जा रहा है। विलुप्त है ही क्योंकि देखा भी नहीं गया, पाया भी नहीं गया। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, चीता प्रोजेक्ट। और यह किस प्रकार का प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ खासियत है कि यह एक अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण परियोजना है। यानी कि एक महाद्वीप से, एक देश से दूसरे महाद्वीप के एक देश तक पहली बार इस तरह का प्रोजेक्ट लाया जा रहा है कि चीते को लेकर के पहुंचाया जाएगा। तो यह एक पहला अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण परियोजना है और दुनिया की पहली है। इस बात को याद रखिएगा, ना सिर्फ भारत की पहली है। अब बात आती है कि यह जो विलुप्त हुए, तो क्या विलुप्त होने के बाद सीधे 70 साल बाद ही प्रयास किया गया? ऐसा नहीं है, बीच बीच में प्रयास किए गए। जैसे कि 70 के दशक में ईरान से इस बारे में बातचीत की गई, क्योंकि ईरान में भी एशियाई चीते कुछ मात्रा में मौजूद थे, लेकिन वहां बात बनी नहीं। और उसके बाद 2009 में फिर से प्रयास किया गया चीतों को वापस लाने का, जिसके लिए भारत सरकार के जो उस वक्त पर्यावरण मंत्री थे वह अफ्रीका गए थे और वहां पर चीता संरक्षण कोष जो कि अफ्रीका में मौजूद है उनसे उन्होंने बातचीत की। और उस बातचीत के दौरान एक प्रोजेक्ट भी तैयार किया गया था, अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया। यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया भारत में अफ्रीकन चीतों को लाने के लिए, लेकिन यह प्रयास चूंकि उस वक्त न्यायालय ने भी सहमति नहीं दी, इस वजह से आगे यह पूरा नहीं हो पाया। और उसके बाद फिर से प्रयास किया गया और इन प्रयासों के चलते 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया चीता प्रोजेक्ट को। और उसके बाद जुलाई 2020 में होता यह है कि नामीबिया गणराज्य के साथ
एक समझौता ज्ञापन होता है जिसमें कि भारत के साथ कुछ शर्तों पर हस्ताक्षर होते हैं और यह समझौता होता है जिसके तहत यह तय किया जाता है कि नामीबिया जो है, अफ्रीका का देश नामीबिया, भारत को 8 चीते देगा। यह बात तय हुई कि भारत को 8 चीते पहली बार तय हुआ कोई देश देगा तो वह है नामीबिया। हालांकि इसके बाद अभी 12 चीते और आने हैं। वो 12 चीते कहां से आएंगे? वह 12 चीते आएंगे दक्षिण अफ्रीका से। तो कुल मिला के 20 चीते आने वाले हैं। फिलहाल 8 चीते आ चुके हैं। अब यह क्यों किया गया? क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है चीता प्रोजेक्ट का कि जैव विविधता का संरक्षण भारत में भी बेहतरीन तरीके से किया जा सके। अब भारत में चीतों के लिए आवास चुनने का भी एक प्रश्न खड़ा हुआ कि कहां पर उनका आवास होना चाहिए। इसके लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान, अब यह भारतीय वन्य जीव संस्थान जो है यह देहरादून में मौजूद है। इसने पूरे देश के विभिन्न अभयारण्यों में, राष्ट्रीय उद्यानों में, जंगलों में जाकर के अध्ययन किया, सर्वे किया और सबसे उपयुक्त जगह कौन सी है, ऐसी कौन सी बढ़िया पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ का बेहतर मिलेगा, कहाँ की स्थितियां ऐसी मिलेंगी जो कि नामीबिया के जंगलों के जैसी ही होंगी, जहां पे अच्छा घास का मैदान होगा। तो इस प्रकार प्राकृतिक आवास को पहला महत्व देते हुए वहां पर देखा गया कि घास के मैदान हो, नदी हमेशा 12 महीने वहां बहती हो जिससे कि पानी की भी कोई समस्या, किल्लत ना हो। इस क्रम में सबसे बेहतर और सटीक जगह जो मिली वह थी कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के श्योपुर जिले में मौजूद है। और इसी में कूनो नेशनल पार्क को आप मध्य प्रदेश के इस नक्शे में देखें, यहां पर यह मौजूद है। मध्य प्रदेश के नक्शे में यह श्योपुर जिला है और यहीं पर है कूनो नेशनल पार्क। इसको थोड़ी और तरीके से जानते हैं तो यह जो विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, इस विंध्य पर्वत श्रृंखला का ही एक हिस्सा है कूनो नेशनल पार्क। मतलब कि इसी विंध्य पर्वत श्रृंखला में, यह जो विंध्य पर्वत श्रृंखला गई है, आप यह रंग देख सकते हैं, इसी में ही मौजूद है यहां पर ऊपर कूनो नेशनल पार्क जो कि श्योपुर जिले में है। और कूनो नेशनल पार्क का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर एक नदी है जिसका नाम है कूनो। अब कूनो नेशनल पार्क के बारे में भी जान लेते हैं, उसके बाद चीतों पर भी हम पर्याप्त चर्चा करेंगे कि इस कूनो नेशनल पार्क को वर्ष 1981 में सबसे पहले अभयारण्य का दर्जा दिया गया। अभयारण्य का दर्जा जब दिया गया तब कितने क्षेत्र के लिए दिया गया? 345 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अभयारण्य का दर्जा दिया गया। लेकिन वन तो कितने में था? 3300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। दर्जा कितने को मिला? 345 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अभयारण्य का दर्जा मिला। लेकिन 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा यह जो दिया गया, इसके पीछे की एक वजह थी। वजह थी एशियाई सिंह। एशियाई सिंह, कुछ वर्ष पहले यह प्रयास किया गया कि एशियाई सिंह को कूनो नेशनल पार्क में लाकर इनके लिए भी यहां पर व्यवस्था बनाई जाए, इनके लिए भी इस क्षेत्र को आवास के रूप में विकसित किया जाए। लेकिन बात यह थी कि एशियाई सिंह जो है वह गुजरात के क्षेत्र में आते हैं। मतलब कि वर्तमान में भारत में अगर कहीं मौजूद है तो गुजरात में ही मौजूद है एशियाई सिंह, और गिर वन में आते हैं। तो वहां की सरकार ने बोला कि यह हमारे लिए एक प्रकार का कहा जाए तो विरासत है और इसे हम चाहते हैं कि हमारे पास रहे। उस वक्त बातें इस प्रकार से हुई कि 2016 में एक प्रोजेक्ट जो हुआ था, बना था ड्राफ्ट प्रोजेक्ट की लाया जाएगा एशियाई सिंह को यहां पर, वह हो ना सका। हालांकि यह बात सच है कि कूनो नेशनल पार्क ही ऐसी जगह है जहां पर एशियाई सिंह के लिए पर्याप्त प्राकृतिक आवास की सही स्थिति मौजूद है। क्योंकि इतिहास में भी यह मिल चुके हैं तथ्य कि कई सौ वर्ष पहले इसी क्षेत्र में, जहां पर यह कूनो नेशनल पार्क है, यहाँ पे जो जंगल था, यहां पर पहले भी एशियाई सिंह पाए जाते थे। इसीलिए यह उपयुक्त जगह थी। लेकिन चूंकि यह ड्राफ्ट प्रोजेक्ट फाइनल ना हो सका, इस वजह से एशियाई सिंह यहां पर नहीं आ पाए। और इत्तेफाक से चूंकि कूनो नेशनल पार्क में एशियाई सिंह का आना था, इसलिए यहां पर पर्याप्त तैयारी की जा रही थी। जैसे कि यहां से जो ग्रामीण लोग हैं, जो गांव हैं आसपास के, उन्हें विस्थापित किया गया था जिससे कि मानव वन्य जीव के बीच में संघर्ष ना हो। तो चूंकि एशियाई सिंह को देखते हुए यहां पे एक अच्छी स्थिति निर्मित कर दी गई थी कि एक खाद्य श्रृंखला में ऊपर का एक जानवर आने वाला है जो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है,
इस प्रकार का जानवर आने वाला है, उस बात को ध्यान में रखते हुए अच्छी परिस्थिति निर्मित की गई थी, लेकिन वह एशियाई सिंह के लिए इत्तेफाक से वह नहीं आया और यह वह क्षेत्र था जहां की चीता के लिए भी पर्याप्त अच्छी परिस्थिति मौजूद थी और यहां पर भी चीते पहले पाए जाते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसी जगह का चुनाव किया गया और यहां पर पर्याप्त घास के मैदान भी मौजूद थे और इस क्षेत्र को 2018 में इसी वजह से क्या किया गया था, एशियाई सिंह के आने के लिए, उन्हें लाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और उसका क्षेत्रफल हो गया 748.761 वर्ग किलोमीटर। लेकिन फिलहाल अब 2022 में एशियाई सिंह की जगह कौन आ रहे हैं? चीते। 8 आ चुके हैं, 12 आना भी बाकी हैं। अब इसमें देखते हैं कि यहां की भौगोलिक जो स्वरूप है, यानी कि जैव भौगोलिक रूप किस प्रकार का है, तो वह है काठियावाड़ गिर शुष्क पर्णपाती वन परिस्थितिकी यहां पर मौजूद है। यह पारिस्थितिकी को हम इस प्रकार से भी जान सकते हैं कि यहां पर किस किस प्रकार के वन हैं। अगर हम वह जान जाएं तो हमें आसानी होगी। जैसे कि उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यहां पर मौजूद है। इसके अलावा दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और शुष्क सवाना वन भी यहां पर प्रमुख हैं। लेकिन मुख्य रूप से यहां पर किस प्रकार के वन हैं, तो उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यहां पर मुख्य रूप से मौजूद हैं। लेकिन पारिस्थितिकी क्षेत्र की बात की जाए तो हम कहेंगे कि काठियावाड़ गिर शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिकी यहां पर मौजूद है। तो दोनों प्रकार से आपको पता होना चाहिए, आपसे जिस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा उस प्रकार का उत्तर आपको देना है। इसके बाद देखते हैं, यहां पर जैव विविधता भी पर्याप्त है। जिस प्रकार का यह वन है, जिस प्रकार के यहाँ लंबे घास के मैदान हैं, जिस प्रकार की यहाँ पर जैव विविधता है, वहां पर प्रमुख जानवर देखें तो तेंदुआ, भेड़िया, सुनहरा सियार, सुस्त भालू, लोमड़ी, धारीदार लकड़बग्गा जिसे हाइना भी बोलते हैं। अगर शाकाहारी जानवर की बात करें तो हिरण, सांभर, नीलगाय, चौसिंघा और काला हिरण। एशियाई शेरों की बात करें, जो मैंने आपसे बताया था, उसके लिए यह बहुत ही उपयुक्त स्थान था। उपयुक्त नहीं, उपयुक्त स्थान था। उपयुक्त स्थान होने के बावजूद कुछ वजहों से वह यहां पर नहीं आ पाया और इत्तेफाक की बात है कि यह जगह वही थी जहां पर चीते को लाने के लिए भी पर्याप्त परिस्थिति मौजूद थी। इस वजह से चीते को लाया गया है। अब शेर का, इस एशियाई शेर का भी जिक्र हुआ है तो इसका साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। क्या है? पैंथेरा लियोपर्सिका। यह आपसे पूछा जा सकता है। एक और खास बात है कूनो राष्ट्रीय उद्यान की, यह क्या करता है कि एक वन्य जीव कॉरिडोर यानी कि गलियारे का काम करता है। वन्य जीव कॉरिडोर यानी कि वन्य जीव गलियारा। इसका मतलब यह हुआ कि एक तरफ जहां पर आरावली है और दूसरी तरफ जहां माधव राष्ट्रीय उद्यान है, इन दोनों के बीच में यह मौजूद है। और कॉरिडोर का मतलब यह होता है, वन्य जीव गलियारे का मतलब यह होता है कि जितने भी जीव जंतु हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन के लिए या घूमने के लिए आ जा सकते हैं, उनके लिए एक रास्ते का काम करता है। आगे देखते हैं चीतों की वैश्विक स्थिति क्या है। तो चीतों की वैश्विक स्थिति आप देखें, जो लाल रंग से आप देख रहे हैं, इसका मतलब जहां जहां लाल रंग है वहां पर चीते मौजूद नहीं है। वैसे मुख्य रूप से देखा जाए कि चीते दुनिया में कहां पर हैं, तो दो ही जगह हैं। एक तो अफ्रीका महाद्वीप में है और दूसरा एशिया महाद्वीप में है। और इन दोनों में से सबसे अच्छी स्थिति जो है वह है अफ्रीका महाद्वीप की। एशिया में स्थिति खराब है, आप देख सकते हैं। यह पूरा जो आप देख रहे हैं लाल रंग से रंगा हुआ है, लेकिन यह जो है उनकी उपस्थिति को दर्शाता है यह रंग। आप देखिए यहां पर यह मौजूद है। यह ईरान का क्षेत्र है जहां पर एशियाई चीते अभी भी मौजूद हैं, हालांकि उनकी संख्या कम है। लेकिन अगर आप देखें अफ्रीका में तो पर्याप्त मात्रा में चीते मौजूद हैं, आपको दिखेंगे बिखरे हुए हर जगह। अभी हाल में जो चीते आए हैं वो कहां से आए हैं? यहां से, नामीबिया से आए हैं। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से आएंगे। अब भारत में चीते की स्थिति की बात करें तो दुनिया में दो ही ऐसे देश हैं जहां पर बिग कैट प्रजाति के 5 सदस्य मौजूद हैं। पहला देश कौन सा है? पहला देश है चीन। उसके बाद दूसरा देश अब कौन बना है? भारत। कौन से हैं वो 5 सदस्य? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता। चीते को आने के बाद 5 हुए हैं, अभी तक 4 ही थे। उसके पहले मतलब कि एक ही देश ऐसा था जहां पर बिग कैट प्रजाति के 5 सदस्य मौजूद थे। अब देखिए इसका भारत में चीतों की स्थिति किस प्रकार से बदली है। आखिरी बार कहां देखा गया था? छत्तीसगढ़ में। वहां पर इसका शिकार हो गया।
1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया। 1970 के दशक में प्रयास हुआ और प्रयास यह हुआ कि ईरान से बातचीत हुई और ईरान से यह बातचीत हुई कि आप हमें एशियाई चीते उपलब्ध कराओ, हम आपको एशियाई शेर उपलब्ध कराएंगे। मतलब कि एक प्रकार का यह सौदा था कि हम आपसे चीते लेंगे और आपको शेर देंगे। ठीक है, शेर कौन सा, टाइगर वाली बात नहीं हो रही, यहां पे लॉयन वाली बात हो रही है। ठीक है, अब 2022 में प्रोजेक्ट चीता आया और फाइनली नामीबिया से, कहां से आ चुका है, नामीबिया से चीते आ चुके हैं, जिसमें से कि 5 मादा हैं और 3 नर हैं। उद्देश्य क्या है, आखिर ये क्यों वापस लाया गया? इसके लाने के पीछे का उद्देश्य है पारिस्थितिकी तंत्र एवं खाद्य श्रृंखला की बेहतरी। मतलब खाद्य श्रृंखला में इनका जो स्थान है ऊपर की ओर है। दूसरी बात, पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब कि एक ऐसा तंत्र होता है जहां पर बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उनका आपस में संबंध इतने अच्छे तरीके से होता है कि उन्हें बाहर किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसी तंत्र के अंतर्गत एक दूसरे से उनका संबंध बना रहता है। इसी संबंध को और बेहतर करने के लिए चीतों को लाया गया है। जैव विविधता का पर्याप्त संरक्षण भारत में भी हो सके, इसके लिए भी लाया गया है। साथ ही आजीविका विकल्पों में वृद्धि भी हो सके, मतलब कि जहां इन्हें लाया जाएगा उसकी वजह से टूरिज्म का वहां पे विकास होगा और पर्यटन के लिए लोग दूर दूर से जब आएंगे तो आसपास के लोगों की स्थिति भी बेहतर होगी, आजीविका के लिए उन्हें कुछ ऑप्शन अलग से मिल जाएगा। तो आप देखिए यहां पर कि अभी तो आए हैं कितने, 8 चीते, प्लस अभी 12 और आने हैं तो हो जाएंगे 20। तो इनकी संख्या है 20। और कूनो नेशनल पार्क में जो यह देखा गया है कि वहां पर कितने चीते अधिकतम रखे जा सकते हैं, तो उनकी संख्या है 21। यानी कि अभी आने वाले समय में अभी अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में भी ऐसा बताया गया है कि धीरे धीरे करके चीतों को ला करके बसाया जाएगा। तो लक्ष्य यह है कि आने वाले 5 वर्षों में, यानी कि आगे आने वाले 5 वर्षों में 50 चीते ला के रखे नहीं जाएंगे, संख्या बढ़ाई जाएगी। मतलब कि नर और मादा यहीं पे मौजूद है और इनकी संख्या यहीं पे बढ़ाकर 50 चीते करने का लक्ष्य भी रखा गया है। आगे देखते हैं। अब जान लेते हैं चीते से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। सबसे तेज मतलब कि इसकी गति जितनी है उसके बराबर या उससे ज्यादा गति किसी भी जानवर की नहीं है और यह 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। यानी कि जो दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति है उसैन बोल्ट, उससे भी दुगनी से ज्यादा रफ्तार में यह चीता दौड़ सकता है। यह उसकी अधिकतम गति है। मतलब हमेशा 120 में नहीं दौड़ेगा, 100, 90, 115, लेकिन अधिकतम 120। साथ ही इसका नाम पूरे विश्व में एक ही नाम है, चीता। भारत में इसे हम चीता कहते हैं, नामीबिया से लाया जा रहा है, इसे हम चीता कहते हैं, अमेरिका वाले भी इसे चीता कहते हैं, ईरान वाले भी चीता कहते हैं, पूरी दुनिया इसे चीता ही कहती है। लेकिन इस चीते का नाम कहां से आया, तो वह संस्कृत शब्द से आया है जिसका नाम है चित्राकू। और यह चित्राकू शब्द का अपभ्रंश है जिसका असली अर्थ होता है धब्बेदार। यानी कि चित्राकू शब्द से बना चीता और चित्राकू का अर्थ है धब्बेदार। ठीक है। इतिहास में पहली बार चीता पालने का साक्ष्य कहां पे मिल रहा है? चीता को पाला भी जाता था, जानवरों का शिकार करने के लिए चीता को पाला जाता था, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ऐसा पहला साक्ष्य कहां पे मिलता है? तो संस्कृत का एक ग्रंथ है जिसका नाम है मनसोल्लास। अब इस मनसोल्लास के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा सोमेश्वर तृतीय है। किस वंश के राजा हैं? तो चालुक्य वंश के राजा हैं। और उन्होंने यह कब लिखा था? तो 1129 में लिखा था। ये 3 बातें हैं। मनसोल्लास किसकी रचना है? चालुक्य वंश के राजा हैं सोमेश्वर तृतीय। कब लिखा था? 1129 ईस्वी में। और पहली बार चीते को पालने का वर्णन यहां पर हुआ है। उसके बाद देखिए अन्य जानकारी, जैसे कि सबसे तेज है यह मैं आपसे बता चुका हूं। और किस प्रकार का जानवर है? भूमि स्तनपायी, मतलब इनके जब बच्चे होते हैं तो अंडे में नहीं होते हैं। ठीक है। यह भी बता चुका हूं कि अफ्रीका और एशिया में ही पाया जाता है। तो इन दोनों को हम समझ लेते हैं कि अफ्रीका का चीता किस प्रकार का है और एशिया का चीता किस प्रकार का है और क्या दोनों में अंतर है। सबसे पहला अंतर तो है इनका वैज्ञानिक नाम। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है?
एसिनोनिक्स जुबेटस, ठीक है, एसिनोनिक्स जुबेटस। विशेषता क्या है? त्वचा थोड़ी भूरी होती है, सुनहरी होती है, जो एशियाई चीतों से मोटी भी होती है। इनकी त्वचा ज्यादा मोटी होती है, इसी वजह से ज्यादा बड़े भी दिखते हैं एशियाई चीतों की तुलना में। अब आगे देखिए, एशियाई प्रजाति की तुलना में उनके चेहरे पर बहुत अधिक धब्बे, रेखाएं पाई जाती हैं। रेखाएं आपने देखा, उनके चेहरे पर एक रेखा रहती है, आंख से सीधे मुंह तक जाती है। उसके अलावा सॉलिड स्पॉट होते हैं, किस प्रकार के? सॉलिड ब्लैक स्पॉट। हिंदी में आपको कुछ भी याद रहे ना रहे, लेकिन इंग्लिश में आपको याद रहना चाहिए, सॉलिड ब्लैक स्पॉट उनके शरीर में होते हैं। उसके अलावा इनका वितरण कहां पर है? तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में है, और इनकी संख्या हजारों में है। एशिया महाद्वीप में तो इनकी संख्या सिर्फ सैकड़ों के अंदर सिमट कर रह गई, लेकिन अफ्रीका में अभी इनकी संख्या पर्याप्त है। इसी वजह से नामीबिया से इन्हें चीते प्राप्त हुए भी हैं। अब बात करें इनके संरक्षण की स्थिति, तो IUCN ने इन्हें अपने रेड लिस्ट में किस में रखा है? सुभेद्य में, यानी कि वल्नरेबल की स्थिति इनकी यहां पर दी गई है। उसके बाद अब बात आती है एशियाई चीतों की, तो एशियाई चीतों का नाम भी अलग है, एसिनोनिक्स जुबेटस और वेनेटिकस, ठीक है, एसोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस। यहां पे दोनों में अंतर है, ये देखिए, एसोनिक्स जुबेटस और उसके बाद क्या है? वेनेटिकस अलग से आ गया है। अब इसकी विशेषता क्या है कि अफ्रीकी चीता की तुलना में यह छोटा होता है। मैंने पहले ही बताया था, वो थोड़े बड़े लगते हैं, उनकी खाल भी थोड़ी सी मोटी होती है। शरीर पर बहुत अधिक फर होते हैं, इनके शरीर में फर भी देखने को मिल जाएंगे। इनका जो सिर होता है वह छोटा होता है, अफ्रीकी चीते की तुलना में छोटा होता है। लंबी गर्दन होती है, आमतौर पर इनकी आंखें लाल होती हैं, ये प्रायः बिल्ली के समान दिखते हैं। शरीर छोटा होता है, इनमें फर होता है, गर्दन लंबी होती है और आंख थोड़ी सी लाल भी इनकी देखने को आपको मिलेगी। सिर्फ एशिया में ईरान में बचे हैं और इनकी संख्या 100 से कम हो चुकी है। और इत्तेफाक की बात है कि इनके संरक्षण में लगे लोगों को भी संरक्षण नहीं मिल पा रहा है, यानी कि पर्याप्त सुविधा ना मौजूद होने की वजह से इनकी संख्या अभी भी 100 से नीचे की ओर ही जाती हुई दिखाई दे रही है। IUCN के रेड लिस्ट में इसी वजह से इन्हें अति संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, जिसे इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए, दोनों में अंतर आप समझ सकते हैं, ये कौन सा है और ये कौन सा है। आप शायद गेस कर पा रहे होंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भी मैं बता देता हूं। इसके जो स्पॉट हैं ज्यादा गहरे हैं और इसके स्पॉट कम गहरे हैं। इसकी आंख, इनकी धारियां भी थोड़ी बड़ी और मोटी हैं, इसकी थोड़ी पतली हैं। ये एशियाई है, एशियाई चीता है, और ये कौन सा है? अफ्रीकी चीता है। आंखें भी आप देख सकते हैं, इसकी आंखें थोड़ी सी लाल देखने को मिल रही हैं। अब इनके विलुप्त होने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? ना सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में जहां पर ये मौजूद थे, जो इनका प्राकृतिक आवास था, वहां से अगर ये गायब हो रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कारण हैं। जैसे कि एक है शिकार मनोरंजन, मतलब मनोरंजन के लिए ही किसी ने शिकार कर लिया, निकले, जैसे पुराने राजा महाराजा थे। जैसे कि बात करें, जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर चीते पर्याप्त मात्रा में मौजूद थे, लेकिन कहा जाता है कि वहां पे ग्वालियर के जो महाराजा थे कुछ 100 साल पहले, तो वहां पर शिकार बहुत किया करते थे। तो चीतों को मार दिया करते थे शिकार में, वहां शेरों को मार दिया करते थे, तेंदुओं को मार दिया करते थे। उसके अलावा जानवरों के शिकार के लिए भी पाला गया है, मतलब कि चीतों को ट्रेनिंग दी जाती, चीतों को पकड़ा जाता था, पाला जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। उनको ट्रेनिंग देने के बाद उनसे जानवरों का शिकार भी करवाया जाता था, और इनको ट्रेनिंग देने वाले स्पेशल लोग भी होते थे, वो उसका चार्ज भी लेते थे ट्रेनिंग देने का। और इन चीतों को जब कोई पालता था तो उन्हें पिंजड़े में नहीं रखता था, बल्कि इन्हें कुत्तों की तरह, जैसे होता है बेल्ट से बांधते हैं उनको, इनको जंजीर से बांधा जाता था। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, बाउंटी किलिंग। अंग्रेजों ने भारत में 1871 ईस्वी में इसे मारने के लिए भारत में इनाम की घोषणा की थी। अलग अलग क्षेत्रों पे इनाम की राशि अलग अलग थी, जिसकी वजह से लोग ढूंढ ढूंढ कर चीतों का शिकार कर रहे थे, चीतों को मार रहे थे इनाम के लालच में। इस वजह से भी 1871 में यह चीज शुरू हुई कि अंग्रेजों ने इनाम की घोषणा की, और 1947 आपको याद होगा, उनके जाते जाते चीता भी चला गया, और आखिरी चीता 1947 में ही देखा गया था, जो उसी वर्ष शिकार में मारा गया। अब देखिए, चीते के आने के बाद क्या रहेगी चुनौती? कुछ चुनौतियां भी हैं, उन चुनौतियों से भी हमें पार पाना होगा। जैसे कि बाड़े से वन क्षेत्र में संक्रमण। अभी जो चीते लाए गए हैं उन्हें क्वारंटीन बाड़े में रखा गया है,
कुछ दिन बाद लगभग 1 महीने पूरे हो जाएंगे तो उन्हें उद्यान में अंदर छोड़ा जाएगा, वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। जब वो उस क्षेत्र में जाएंगे तो यह बात बनी रहेगी वहां से आने के बाद इस क्षेत्र में वह शिकार किस प्रकार से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या किस प्रकार की उनके सामने दिक्कत आ सकती है। दूसरी बात, अनुकूलन क्षमता की, जलवायु एवं पारिस्थितिकी अंतर के प्रति अधिक संवेदनशीलता होती है इन चीतों में। यानी कि नामीबिया का जो क्षेत्र था वहां का जंगल बड़ा होता था, वहां घास के मैदान पर्याप्त मात्रा में बड़े होते थे, वहां की पारिस्थितिकी अलग प्रकार की थी और यहाँ की पारिस्थितिकी अलग प्रकार की है। तो उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है, वह अनुकूल हो सकते हैं इस जगह के हिसाब से या नहीं हो सकते हैं, या आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो इस के प्रति भी ध्यान रखना है। हालांकि इसका ध्यान रखा गया है, इसीलिए जो संस्थान है, प्रमुख संस्थान है, उन्होंने जब ध्यान दिया कि आखिर चीतों को भारत में कहाँ रखा जाए, तो वन्यजीव संस्थान ने देखा कि जैसे कि कूनो नेशनल पार्क अभी उपयुक्त जगह है, इसके बाद जो अन्य जगहें होंगी उन्हें भी प्रॉपर सर्वेक्षण के बाद ही सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां पर चीतों को रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। इसके बाद बड़े शिकारी जीवों के साथ सह अस्तित्व की समस्या भी बनी रहेगी। यानी कि जो बड़े शिकारी जीव हैं, यानी कि जैसे कि शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, इनके साथ इनका सह अस्तित्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या समस्या हो सकती है, इस बात का भी ध्यान रखना है। जैसे कि अभी हम बात करें कूनो नेशनल पार्क की, तो वहां पर तेंदुआ मौजूद था, इसी वजह से यह डर था कि उनके बीच में संघर्ष की स्थिति हो सकती है। तो तेंदुए को वहां जितने भी तेंदुए थे कूनो नेशनल पार्क में, उन्हें वहां से हटा दिया गया है और दूसरे राष्ट्रीय उद्यानों या अभ्यारण्य में उन्हें छोड़ाया गया है। इस वजह से अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में जब इनकी संख्या बढ़ेगी, अब चूंकि गलियारे के माध्यम से माधव नेशनल पार्क जाएंगे, अन्य क्षेत्रों में जाएंगे, तो क्या स्थिति बनती है वह भी देखना होगा। इन्हें ट्रैक भी करना होगा, यह भी ज्यादा जरूरी है, इन्हें किस प्रकार से ट्रैक किया जाए। उसके बाद पुनर्वास संबंधी चिंताएं भी हैं। जो जहां जहां पे चीते बस रहे थे, जैसे कि अभी कूनो की बात करें, तो चूंकि वहां पे एशियाई सिंह आने वाले थे, इसलिए पहले से तैयारी हो चुकी थी। जो वहां लोग रह रहे थे, वहां के लोगों के जो गांव थे, उन्हें वहां से विस्थापित कर दिया गया था, कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया था, कहीं और उनका गांव बसा दिया गया था। आगे चल के यह स्थिति और बढ़ेगी। पुनर्वास संबंधी चिंताएं इसी वजह से हैं कि जब इन्हें हम ना सिर्फ कूनो नेशनल पार्क में, बल्कि राजस्थान या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर लेकर जाएंगे, तो वह स्थिति बनी रहेगी कि वहां के लोगों को, गांव को किस प्रकार से दूसरी जगह पर स्थापित किया जाएगा। अब देखिए आगे की राह क्या होनी चाहिए इस स्थिति में। तो देखिए प्रमुख बातें हैं कि पुनः प्रवेश के बाद निगरानी रखनी होगी कि आखिर यह किस प्रकार से अनुकूलित हो रहे हैं, इनका अनुकूलन किस प्रकार का है, नए जलवायु में किस प्रकार का है, इनमें कोई बीमारी तो नहीं आ रही है, यह शिकार करने में कोई समस्या तो नहीं हो रही है। जागरूकता अभियान इनके प्रति होना चाहिए कि इनका ही शिकार ना हो जाए, लोग इनका ही शिकार ना कर लें। इसीलिए हाल ही में एक चीता मित्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी सुरक्षा के लिए कुछ लोगों को तैयार किया है, जो लोगों को जागरूक करेंगे, जिनका नाम क्या रखा गया है, चीता मित्र। जागरूकता के लिए ही एक चिंटू चीता जो कि शुभंकर है वह बनाया गया है, जो लोगों को जागरूक करेगा चीतों के प्रति। उसके अलावा प्राथमिकता सूची प्रबंधन, मतलब कि बहुत सारे जानवर हैं जिनकी सुरक्षा हमारा बहुत जरूरी दायित्व बन जाता है, ना सिर्फ हमारा, देश की सरकार का भी। तो आखिर वह प्राथमिकता क्या हो, इस प्राथमिकता को भी तो तय करना होगा। जैसे कि एशियाई शेर की बात करें, एशियाई शेर के प्रति भी हमें संवेदनशील रहना है। उनकी संख्या भी भारत में काफी कम है, उनके लिए भी पर्याप्त योजनाएं, प्रोजेक्ट लेकर आने होंगे। तो इस प्रकार की प्राथमिकता को भी तय करना होगा कि हमें किन जानवरों का पहले ध्यान रखना है, किन जानवरों का बाद में ध्यान रखना है। उसके बाद उपयुक्त पुनर्वास तंत्र, यह बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि पुनर्वास की स्थिति आगे चल के बनेगी, तो आखिर किस प्रकार से उन्हें, वहां के आम लोगों को पर्याप्त नई जगह और सही जगह उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है और अब आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न में। तो यह प्रश्न जो है मैं आपसे मौखिक ही पूछता हूं कि आप मुझे बताइए, भारत सरकार ने किस वर्ष यह घोषणा की कि भारत में चीते विलुप्त हो चुके हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1960। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।